तनाव के बीच गृह मंत्रालय द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए देश भर में मॉक ड्रिल करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद जम्मू कश्मीर में भी मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू हो गई हैं और कल आयोजित होने वाली इस मॉक ड्रिल से पहले श्रीनगर में आज एसडीआरएफ ने डल झील में एक बड़ी मॉक ड्रिल चलाकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को बचाव के तौर तरीके भी बताए गए हैं। बताएंगे हमने प्रैक्टिस की उसमें से एक फ्लोटिंग बार्निस निकलता है वो उसका इधर ये जाओ फ्रेम दो भाई अरे क्या लगाई ना वो चीज तो ये हर एक मेंबर को रिओरिएंटेशन करना पड़ता है, हर मतलब साल में कई बार या मंथ में किसी भी टाइम ये कर सकते हैं, क्योंकि एज यूजुअल जो हमारा रहता है रूटीन में हमारा ट्रेनिंग प्री डिजास्टर जो है इसमें जो मिटिगेशन या प्रिपेयर्डनेस ये तो चलता रहता है साल भर, ये तो 12 मंथ तक चलता रहता है। तो इसके अलग अलग रिगार्डिंग रिवर है, फ्लड का अलग चलता है, CSSR का लाइक जो अर्थक्वेक में हमारा CSSR का आता है उसमें अलग चलता है, और हेड क्वार्टर में मेडिकल ये MFR का उसमें अलग चलता है। तो हर टाइप का जो डिजास्टर है उसके रिगार्डिंग अलग अलग टाइम पे अलग अलग चलता रहता है। और यहाँ पे आज हमारा प्रैक्टिकल चल रहा है जो हम वहाँ सीख रहे हैं, क्लास दे रहे हैं थ्योरी, और यहाँ आजकल प्रैक्टिकल है कि हाउ टू डील विथ फ्लड, आप कैसे रेस्क्यू करेंगे। तो जब हमारी प्रिपरेशन ठीक होगी, जब हमारी प्रैक्टिस ठीक होगी तो हमारा रिजल्ट भी ठीक आएगा। खुदा ना करे कि कभी डिजास्टर आ जाए, लेकिन जब आता है तो तब पूछ के नहीं आता। इससे पहले कि हम पहले इसके लिए हमारी प्रिपेयर्डनेस अच्छी हो, हमारी ट्रेनिंग अच्छी हो, हम इसके बारे में वेल नोन रहे, हम इसके बारे में वेल ट्रेंड रहे, वेल स्किल्ड रहे, तो ये हमारे लिए भी एक खुशी की बात होती है कि जब हम किसी साइट पे जाते हैं, रेस्क्यू साइट पे, तो हमारे जो प्रोफेशनल रेस्क्यूअर होते हैं तो लोगों में भी एक मोरल हाई होता है कि कोई है जो हमें यहाँ पे बचाने आ रहा है। तो इससे अच्छा है कि हमारा भी मोरल हाई रहता है कि हम कुछ कर पाते हैं। तो हमारा बस एम यही होता है, हमारा गोल यही होता है कि हम इस जो लॉस होता है उसको हम मिनिमाइज करें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू करें, हम किसी की लाइफ को बचा पाए, ये हमारा गोल रहता है। तो अवेयरनेस भी वो अलग तरीके से ले, ये हमारा रूटीन प्रैक्टिस होता है, हमारा हर चीज़ मतलब अब हर बार फ्लड नहीं आएगा, हम उसी टाइम नहीं सीख पाएंगे, तो ये हमारा पहले ही चलता रहता है एज रूटीन। आज यहाँ पर जो मॉक ड्रिल है इसका मकसद यही है कि हाल ही में सर आपने सुना होगा और देखा भी होगा यहाँ पे कुछ फ्लड स्टॉर्म हुए थे, विंड स्टॉर्म हुए थे, उसमें कुछ लोगों की जान ही चली गई। तो उसी सिलसिले में हमारे जो कमांडर साहब है उसने बोला कि एक मॉक ड्रिल हो जाए जिसमें आम लोग भी शिरकत करें, उनका भी पार्टिसिपेशन उसमें रहे, ताकि वो सीखें। अल्लाह ना करे अगर कभी भी कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसमें लोग डूब जाते हैं, उस टाइम अगर कोई एजेंसी जल्दी से नहीं पहुंचे, जैसे NDRF SDRF उन तक नहीं पहुंचे, तो अगर हम वहाँ पर आम लोग भी खड़े होंगे, वो भी कुछ फ्लोटिंग एड, इम्प्रोवाइज्ड फ्लोटिंग एड बना के उनकी जान बचा सकते हैं। इसमें एक तो हम इनको थोड़ा इम्प्रोवाइज्ड फ्लोटिंग एड्स के बारे में बताएंगे, और दूसरा इसमें रहेगा बोट कैप्साइजिंग। अगर बोट कैप्साइज होती है तो उस दौरान उन्हें कैसे निकलना है, बोट के नीचे से कैसे निकलना है। और तीसरा इसमें एक रोप रेस्क्यू लॉन्चर है जिसकी मदद से हम वो लॉन्चर मतलब अगर कोई दूर कहीं फंस जाता है उस तक हम जल्दी नहीं पहुंच जाते, तो उस रोप रेस्क्यू लॉन्चर की मदद से वहां तक एक रस्सा पहुंचाते हैं, एक लाइन पहुंचाते हैं, और उसमें से एक हार्नेस निकल जाता है जो पानी पे फ्लोट करता है, तो वो उसको पकड़ के हम यहाँ से खींच के उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। हर एक एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट रहती है, क्योंकि मौसम में भी कभी कभार भी खराब हो सकता है, कश्मीर में मौसम कभी भी खराब हो सकता है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रख के ये जो मॉक ड्रिल है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में भी इनका अहम रोल रहेगा। और जो एडवाइजरी है उसके लिए हम आज एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे करने वाले हैं जिसमें हम 3 इवेंट्स करने वाले हैं। एक तो बोट कैप्साइजिंग, जब कभी गस्टी विंड डल लेक में या कहीं पे भी बोट कैपेसाइज होती है खुद, तो वो कैसे हम रिकवर कर सकते हैं, आज तो हम एक वो दिखाना चाहते हैं। तो ये वो बोट है। दूसरी चीज़ है ये फ्लोटिंग इम्प्रोवाइज्ड किट है जो हम खुद बनाते हैं, इसकी वजह इसके ज़रिए से भी हम किसी को बचा सकते हैं।
तीसरा है थ्रो गन। थ्रो गन उस सिचुएशन पे काम आता है जब कोई बंदा डूब रहा होगा, वहां तक नहीं पहुंच सकते, वहां से फिर हम उसको एक ट्यूब भेज सकते हैं यहाँ से थ्रो गन के थ्रू, फिर वो उसे रिकवर होता है कि अगर कभी गस्टी विंड हो या कुछ, तो उस टाइम उसको भी पता है कि मुझे अवेयर रहना चाहिए इन चीज़ों से। बाकी जो भी होता है तो उस टाइम हमारी टीम अवेलेबल होती है कहीं पे भी। तो उसके रिलेटेड हमने यही सोचा कि हम पब्लिक को पूरा अवेयर करेंगे, या हमारी मदद कभी कहीं पे जरूरत होगी हम अवेलेबल है उसके लिए। 24/7 हमारा रहता है, जो भी कोई डिजास्टर होता है, वो फ्लड हो, लेकिन आज हमने ये मेनली जो रखा है हमें फ्लड रिलेटेड होगा या वाटर रेस्क्यू हमारा है। हाँ, ऑपरेशंस का क्या काम रहता है? जो एसडीआरएफ का जो ऑपरेशन का काम रहता है वो बहुत सारे हैं। इसमें आपने देखा ये एक ही नहीं है, ये फ्लड रिलेटेड या वाटर रिलेटेड नहीं है, ये अर्थक्वेक भी है, इसमें आता है हमारा। इसमें हमारा क्या रहता है, एक वो नया जो होगा सीबीआर रिलेटेड, केमिकल रिलेटेड है हमारा। इसमें हमारा फायर रिलेटेड भी रहता है, ठीक है। ये हमारा काम रहता है कि इसमें हम क्या करेंगे, मिनिमाइज लॉस ऑफ लाइफ, हमारी ये मेन मोटिव हमारी यही है। आज मेनली वाटर रिलेटेड जो भी ये होता है उसी के रिलेटेड हमारा ये ऑपरेशन रहेगा। इसमें रहेगा बोट कैपेसाइज का एक रहेगा, हाँ मेनली वही हमारा टारगेट है आज। और जब भी कोई एक मतलब बैंक साइड से दूसरे बैंक साइड से हमें कैसे रेस्क्यू करना है, उसके लिए हमने एक और इवेंट रखा है। हाँ मेनली कल जिस तरीके से एक एडवाइजरी जारी हुई है और खासतौर पर एडवाइजरी में जो है कई सारे जी हाँ रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात की गई है। फिलहाल मैं आपको बताता चलूं कि एसडीआरएफ कश्मीर के जानिब इस वक्त डल झील में जी हाँ एक रेस्क्यू ऑपरेशन की कह सकते हैं कि एक मॉक ड्रिल हो रही है। और इस मॉक ड्रिल के बीच आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन एसडीआरएफ की सारे जो उनके कर्मचारी है वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने डिफरेंट गैजेट्स को यहाँ पे लाया है, जिसकी डिमॉन्स्ट्रेशन कुछ ही टाइम के बाद होने जा रही है। आपको बताते चले कि वादी कश्मीर में रिसेंटली जो एक इंसिडेंट पेश आया है जिसमें एक जवान की मौत हुई है, खासतौर पर जिसको रेस्क्यू करने के लिए काफी कोशिश की गई थी, मगर एट द एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो वो अपनी जान गंवा बैठा है। फिलहाल इस वक्त अगर हम एसडीआरएफ टीम को लेकर ही बात करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट गैजेट्स के साथ जी हाँ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। आपको बताते चले कि आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में डिफरेंट गैजेट्स है, जिस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन या कह सकते हैं कि उस टाइम पे इन चीजों की जरूरत पड़ती है जो खास तौर पर जी हाँ एक डिजास्टर के तौर पर भी सामने नजर आती है। फिलहाल जहां तक इस मॉक ड्रिल के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, आज तकरीबन मॉर्निंग से ही हमने देखा कि एंटायर एसडीआरएफ की टीम्स यहाँ पर आई हुई है। 4 टीम्स इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है जो एक डिफरेंट मॉक ड्रिल के तौर पर यहाँ प्रेजेंट किया जाएगा, जिसमें खास तौर पर बताया जाएगा जो डल डिविलर्स है, लोकल्स है, जब इस तरह की सिचुएशन डल में बनती है, जब तेज तूफानी हवाओं का असर दिखाई देता है या कह सकते हैं कि कुछ ऐसे स्टॉर्म्स आते हैं जिसके बाद यहाँ उसकी जान पर काफी खतरा रहता है, चाहे कोई डल डिवेलर हो या कह सकते हैं कि जो शिकारा बोट इस वक्त में राइड ले रहा हो, तो ऑन दैट बेसिस ऑन दैट सिचुएशन अगर देखा जाए तो यही एक मॉक ड्रिल का एक मेन मकसद है जो आज यहाँ घाट नंबर 21 पे डल झील पर हो रहा है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सैयद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज कश्मीर। वही पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सभी धार्मिक संस्थानों व पर्यटन स्थलों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जम्मू में स्थित श्री तिरुपति बालाजी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। मंदिर परिसर के आसपास सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है जो हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालुओं की कड़ी जांच पड़ताल की जा रही है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद इस समय सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। धार्मिक स्थान हो या फिर पर्यटन स्थल हो, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था इस समय बढ़ा दी गई है। इस समय हम जम्मू के तिरुपति बालाजी मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए यहां पर पहुंचते हैं और इस समय सुरक्षा व्यवस्था कड़ी यहां पर देखने को मिल रही है। इस साफ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है और आने जाने वाले हर एक श्रद्धालु पर यहाँ पर जो है वो निगरानी रखी जा रही है। जो भी श्रद्धालु यहाँ से गुजर रहा है उससे पूरी तरीके से जो है वो पूछा जा रहा है और उसी के बाद अंदर जो है उन्हें प्रवेश करने दिया जा रहा है। यानी कि पूरी निगरानी इस समय सीआरपीएफ के जवान रखते हुए नजर आ रहे हैं। चप्पे चप्पे पर इस समय जो है वो निगरानी रखी जा रही है। और तिरुपति बालाजी मंदिर जो कि आप देखें यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर पहुंचता है। और इस मंदिर की बात करें तो आप देखें कि अलग अलग जगहों से तिरुपति बालाजी मंदिर के दरबार में पहुंचते हैं, मत्था टेकने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं और श्रद्धालु की लंबी लंबी कतारों में लाइन भी यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद लगातार सुरक्षा व्यवस्था जो है वो इस समय कड़ी कर दी गई है। धार्मिक स्थल हो या फिर पर्यटन स्थल हो,
वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। और ये जम्मू का त्रिपुटी बालाजी मंदिर है, जहां पर इस समय सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो है वो जवानों की तैनाती देखने को मिल रही है। आप देखिए, पर्यटक जो टूरिस्ट है, अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्य से टूरिस्ट यहाँ पर पहुंच रहा है। और खासतौर पर जम्मू में त्रिपुटी बालाजी मंदिर जब से बना है तब से यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा टूरिस्ट मंदिर के यानी कि दरबार में पहुंचते हैं, त्रिपुटी बालाजी के दरबार में पहुंचते हैं और मत्था टेकते हैं। और लगातार टूरिस्ट यहाँ पर जो है यानी कि श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके चलते स्थिति को जो है यानी कि पूरी तरीके से नियंत्रण रखा जाए, उसको लेकर यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों को जो है वो तैनात किया गया है। और यहाँ पर जवानों की यानी कि जवान जो है वो पूरी तरीके से निगरानी रख रहे हैं। त्रिपुटी बालाजी मंदिर की अगर हम बात करें तो उससे पहले, काफी समय पहले जो है वो यहाँ पर आईजी को लेकर जो है वो भी सूचना यहाँ पर दी गई थी, लेकिन वो सूचना पूरी तरीके से जो है वो फर्जी निकली। और इस समय सीआरपीएफ के जवान जो कि हर एक पैनी निगरानी रखते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं और किसी प्रकार की कोई भी घटना पेश ना है उसको लेकर इस समय जो है वो सीआरपीएफ के जवान जम्मू के त्रिपुटी बालाजी मंदिर पे पूरी तरीके से जो है वो सतर्क नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। आगे बढ़ेंगे। पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर तनाव को देखते हुए नियंत्रण रेखा पर स्थित सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाइयां और अन्य सामान उचित मात्रा में उपलब्ध है और 24 घंटे सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टाफ और एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस संबंध में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित मालती गांव के स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर ने बताया कि नियंत्रण रेखा पर स्थिति के मद्देनजर विभाग द्वारा कौन कौन सी तैयारियां की गई हैं। जैसा कि बॉर्डर में थोड़े से माहौल टेंस चल रहा है अभी, उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ड्रग एंड डायग्नोस्टिक प्रेजेंट है अभी हमारे पास। इसके अलावा हमने जो भी, अगर इन केस कोई इमरजेंसी, कोई कैजुअलिटी बॉर्डर पे होती है और हमें कोई और स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है तो हमने उसके लिए भी रिक्वायरमेंट भेज दी है, वो भी रिक्वायरमेंट हमें बहुत जल्द आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास 24/7 मैन पावर तो है ही है, मेडिकल स्टाफ तो है ही है और एम्बुलेंस सर्विसेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो डॉक्टर साहब, एक्स्ट्रा जो है, जो यहाँ पे मुलाजिम जो हैं, वो स्टाफ जो है उनको तैनात किया गया है या फिर उसके लिए कोई बंदोबस्त किया गया है? देखिए, फिलहाल अभी तो हमें ऐसा कोई एक्स्ट्रा स्टाफ अभी तो नहीं दिया गया। अभी जितना हमारे पास प्रेजेंट स्टाफ था वही स्टाफ है हमारे पास, लेकिन हमारे नेम्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स वो लिए गए हैं और हमें ऐसा बताया गया है कि हमारे टीम्स में, एज टीम्स में हमें डिप्यूट किया जाएगा जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी। जैसा कि बिजली विभाग में कर्मचारियों की कमी के चलते अब निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। विभाग जल्द ही सब स्टेशनों के संचालन, 24 घंटे गश्त और आपातकालीन मरम्मत की जिम्मेदारी निजी हाथों में सौंपने जा रहा है। कठुआ जिले में ट्रायल के तौर पर हीरानगर और कठुआ सब डिवीजन से इसकी शुरुआत की जा रही है। आउटसोर्सिंग के जरिए जिले में पहली बार 40 लाइनमैन और हेल्पर बिजली विभाग की सेवाओं का हिस्सा बनेंगे। ट्रायल के तौर पर कठुआ हीरानगर में आउटसोर्सिंग होगी, मुलाजिम कम, निजीकरण की राह तलाश रहा बिजली विभाग। यानी बिजली विभाग अब इस काम को निजी हाथों में सौंपना चाहती है, जिससे जो उसकी प्रक्रिया है, जो कामकाज है, वो तेजी से आगे बढ़ सके। रंजीव मेहता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। रंजीव, क्या खबर है और क्या जानकारी है? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि भाई निजी हाथों में काम जाएगा तो काम की जो प्रक्रिया है तेजी से वो आगे बढ़ेगी। बिजली विभाग की तरफ से अब ये कवायद, निजीकरण के कवायद जो है वो जमीनी स्तर पर लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते जो विभागीय सूत्रों से मिली हुई जानकारी है कि उसके मुताबिक हीरानगर, कठुआ जिले की बात करूं तो हीरानगर और कठुआ के जो बिजली विभाग के सब डिवीजन है वहां पर 40 लाइनमैन और हेल्पर तैनात किए जाने की योजना है, जो निजी तौर पर जिनको विभाग जो है वो तैनात करने जा रहा है। क्योंकि आउटसोर्सिंग का
काम जो है वो यहीं से शुरू होगा, बिल्कुल। क्योंकि पिछले कई सालों से बिजली विभाग में जो विभागीय पद हैं वो सृजन नहीं हुए हैं, जिसके चलते विभाग जो है 1983 में जो सैंक्शन पोस्ट थी उसी के मुताबिक काम कर रहा है। और तब से लेकर आज तक जो बिजली का ढांचा है, पूरे जिले की बात करूं तो 2000 गुना बढ़ चुका है बिल्कुल। और बिजली का लोड भी उससे अधिक है। और करीब 3500 किलोमीटर सर्किट किलोमीटर जो है वो एलटी है, लोड ट्रांसमिशन पावर लाइन है, और करीब 1400 सर्किट किलोमीटर हाई टेंशन तार जो है इस इलाके में पड़ती है। ठीक है। और 3500 के करीब ट्रांसफार्मर है जो जिनका भार बिजली विभाग के इनके जो कर्मचारी स्थायी रूप से अस्थायी जो जितने भी डेली वेज रहे हैं उनके ऊपर है। स्थायी जो है वो बहुत ही कम है, इक्का दुक्का ही रह गया है सब डिवीजन में। और जिसके चलते विभाग जो, क्योंकि जब भी लाइनों में कहीं आंधी तूफान या कोई और फॉल्ट आता है तो घंटों और कई कई दिन लग जाते हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों की बात करूं बिल्कुल, तो बिल्कुल। कई कई दिन लग जाते हैं फॉल्ट निकालने में, हम्म, जिससे लोगों को, उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम्म, जिसके चलते अब विभाग ने ये कवायद शुरू की है कि आउटसोर्सिंग के जरिए 40 जो ट्रायल के तौर पर 40 लाइनमैन और उनके हेल्पर जो है वो उनको लगाया जाएगा इस काम में। अगर कहीं ट्रांसफार्मर खराब होता है तो हम्म। जल्दी से जाकर वह उसे ठीक करें, जहाँ फिर जो लाइन का फॉल्ट है उसे निकालें। तो इसके लिए बिजली विभाग ने कवायद जिला कठुआ की 2 सब डिवीजनों से शुरू कर दी है चीतल। और इससे लगता है कि आने वाले दिनों में जब ये 40 लोग भर्ती हो जाएंगे, बिल्कुल। निजी लोग रखने हैं, तो हम्म, उसके बाद बिजली का ढांचा, जहाँ बिजली की जो आपूर्ति है उसमें कहीं ना कहीं सुधार जरूर आएगा। बिल्कुल। क्योंकि साल 2019 में अनुच्छेद 317 हटने के बाद बिजली विभाग में भी काफी बड़े स्तर पर जो है फेरबदल किए गए, क्योंकि जो विभाग था इसको कॉरपोरेशन में बदला गया। और उसके साथ क्योंकि पद जो है वो पद बढ़ाने की बात जो थी वो नहीं की गई, जिसके चलते जो भार है वो जो मुलाजिम अभी काम कर रहे हैं उन पर आ गया है। उनके लिए मुनासिब नहीं है कि बिल्कुल। एक एक लाइनमैन के पास जो अस्थायी रूप से डेली वेजर के तौर पर या नीड बेस के तौर पर काम कर रहे हैं उनके पास 50 से 100 ट्रांसफार्मरों का जिम्मा है। बिल्कुल। अगर कहीं आंधी तूफान या कोई और सिचुएशन तो बनती है तो इसके साथ उनको ही ठीक कर पाना रंजीव, मुश्किल है। क्या बिजली विभाग की कार्यशैली में थोड़ा सा बदलाव होगा, मजबूती मिलेगी, और जो फॉल्ट होते हैं जहां पर एकदम से नहीं पहुंचा जाता उनमें थोड़ा सा कमी होगी आने वाले समय में, और बहुत जल्द उन लोगों तक बिजली प्रदान की जाएगी जिनको ज़रूरत रहती है? मतलब कभी फॉल्ट होता है मौसम की वजह से या कई अन्य दिक्कतें होती हैं, तो क्या इस पूरी कार्यशैली में, इस पूरी प्रणाली में बदलाव देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, बदलाव को लेकर शीतल मैं बताऊं, क्योंकि बदलाव को लेकर ही विभाग के ऊपर जिम्मा आता है। क्योंकि तो अगर थोड़ी सी भी हवा चलती है, खासकर ग्रामीण इलाकों की बात करूं तो कई कई दिन तक बिजली का ढांचा जो है वो पूरी तरह से त्रस्त हो जाता है। लोगों तक बिजली की आपूर्ति सुचारू नहीं हो पाती। इसको लेकर अब विभाग ने ये कवायद शुरू करने जा रहा है ट्रायल के तौर पर। अगर ये ट्रायल सफल रहता है तो विभाग अन्य सब डिवीजनों या अन्य जिलों में भी ऐसे ट्रायल करके लोगों को सुविधा प्रदान करने की योजना बना रहा है। क्योंकि आजकल मीटरिंग का काम छोटे कस्बों से लेकर शहरों तक तकरीबन हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्र बचते हैं, वहां पर भी काम आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगा। अगर 100% मीटरिंग हो गई उसके बाद बिजली उपभोक्ताओं के बिल जो है, जैसे शहरों में प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, गांव में भी बाद में उनको प्रीपेड करने की कवायद जो विभाग की तरफ से कही जाती है समय समय पर। उसके बाद अगर बिजली उपभोक्ताओं को बिजली समय पर नहीं मिली तो लाजमी है कि विभाग पर सवाल उठते हैं। उन्हीं सवालों से बचने के लिए विभाग ये कार्रवाई अब करने जा रहा है, क्योंकि उपभोक्ताओं को सर्विस मिलेगी समय पर, उनकी बिजली आपूर्ति उनको होगी, तभी जाकर वो बिल की अदायगी समय पर करेंगे। रंजीव, कठुआ के किन किन इलाकों तक इनका दायरा रहेगा, कहां कहां तक वो पहुंच पाएंगे? पूरा कठुआ कवर किया है या कुछ ही इलाके इसमें शामिल है? हाँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है कि ट्रायल के तौर पर जो पहले शुरू किया गया है वो कठुआ सब डिवीजन जो बिजली विभाग का है जो और हीरानगर का सब डिवीजन जो है उसके अंतर्गत ही ये 40 निजी जो लाइनमैन और हेल्पर लगाए जाएंगे। उसके बाद अगर ट्रायल सफल रहता है तो अन्य जिलों में या अन्य जो
जो सब डिविजन है वहां पर भी ये हो सकता है। जी। लेकिन इसको लेकर जो बिजली विभाग के स्थायी कर्मचारी है, अगर निजीकरण होता है तो उनका विरोध भी विभाग को सहना पड़ सकता है। ये भी आने वाले दिनों में देखने वाली बात हो सकती है, क्योंकि बिजली विभाग के लोगों का जो तैनात है स्थायी रूप से सालों से लगे हैं। कई डेली वेजर जो है बिना स्थायी हुए ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, बिल्कुल, ठीक जिनको है। सेवानिवृत्ति के बाद कुछ भी ओके। नहीं मिला है। तो ये कवायद जो है वो काफी देखने वाले आने वाले दिनों में बिल्कुल देखने वाली होगी दिलचस्प और होगी। दिलचस्प होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, ये जानकारी आपने साझा की और एक नई पहल कठवा में शुरू की गई है। इधर भद्रवा में प्राकृतिक जल स्रोतों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और किसी समय इनमें साफ पानी बहता था, लेकिन अब ये बदबूदार नालों में बदल गए हैं जिनमें कचरा भरा हुआ है। बढ़ती आबादी, अपर्याप्त सीवेज सिस्टम, प्लास्टिक और घरेलू कचरा इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। भद्रवा प्रशासन ने हालांकि 120 घरों को नोटिस जारी करने का दावा किया है, लेकिन इसके बावजूद भी जल स्रोतों की हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया है। तो देखिए, एक समय था जब वहां पर साफ पानी, दूषित पानी जो है वो चलता था, लेकिन अब ये प्रदूषित हो गया है। पूरी तरह से इसमें कचरा जमा हो गया है और खुद आप इन नालों की व्यथा देख सकते हैं किस तरह की बनी हुई है। पानी तो बह रहा है, लेकिन इस पानी में जो रंग इस पानी का है वो पूरी तरह से बदला बदला हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि जो पानी को लेकर जो सोर्सेज हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, वो कहीं ना कहीं सूखती जा रही हैं, लोगों तक ये नहीं पहुंच पा रही हैं। विकास बरहास डोडा से हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हैं। विकास, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? और भद्रवा में कुछ ऐसे स्रोत थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे जो अब सूखते जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वहां पर जो गंदगी है वो भी बढ़ गई है। जी शीतल, जिस तरह से भद्रवा अपने नाम से जाना जाता है, जिसकी अपनी खूबसूरती है और आसपास का एनवायरनमेंट इतना बेहतर है, जहाँ पर लाखों टूरिस्ट घूमने फिरने आ रहे हैं और जिसकी पहचान अलग बनती जा रही है। तो ऐसे में म्युनिसिपैलिटी का जो एरिया आता है भद्रवा के अंदर, जितने भी रिसोर्सेज हैं, यानी जो नाले की वजह से लोग गर्मियों के टाइम पर इन नालों में या तो नहाने या इसका पानी पीने के लिए लेते थे या फिर कपड़े धोने को इस्तेमाल करते थे। अब हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि यहाँ पर इतना डिस्पोजल मटेरियल मिलेगा, इतनी बोतलें, इतना गंदगी फैल चुकी कि लोग जो है उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो भद्रवा का एनवायरनमेंट इतना खराब हो रहा है और इसका इम्पैक्ट वहाँ की सोसाइटी को पड़ रहा है। तो ऐसे में यहाँ की म्युनिसिपैलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनके लिए एक नोटिस भी जारी किया है और जिन लोगों के घरों की पाइप लाइन इस नालों की तरफ है या फिर जिन्होंने भी इस तरह का कूड़ा करकट करके रखा है, जिसने भी इस तरह का एनवायरनमेंट खराब करने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ जो है आने वाले समय में कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल विकास, देखिए ये बहुत बड़ी चुनौती है, इसको दूषित रखना और बनाए रखना। अगले कई सालों तक इसका इस्तेमाल किया जाना है। ये कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, ये पूरा जीवन है, जिसे हम कहते हैं जल ही जीवन है। इसको बचाने के लिए क्या आज से ही पर्याप्त कदम उठाने की ज़रूरत है, उचित कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि हम इन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको बचा पाएं? देखिए, ये जो कूड़ा करकट या फिर इतनी गंदगी जमा हो जाती है नालों में और ऐसे में कई बार इतनी तेज बारिश या फिर ज्यादा बारिश के कारण फ्लड बन जाता है। तो ऐसे में कई नुकसान जो है आगे तक देखने को मिलता है, क्योंकि ये नीरू नाला लगभग 30 से 35 किलोमीटर जो फुलडोडा तक पहुंचता है। तो इसके आसपास कई घर हैं, कई मकान है लोगों के। ऐसे में कोई नहीं चाहता कि किसी तरह का कोई डिजास्टर डोडा के अंदर देखने को मिले जिसके कारण ये फ्लड बन जाए। तो ऐसे में यहाँ के लोगों की भी जिम्मेवारी है, साथ में यहाँ की म्युनिसिपैलिटी या एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है कि इसके ऊपर रोक लगा दी जाए और इस कूड़े करकट को बचा दिया जा सके। क्योंकि एक तरफ पीडीए जो भद्रवा की पीडीए भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जितने भी टूरिस्ट भद्रवा में एंटर होते हैं उनसे टैक्स लिया जाता है, उनकी गाड़ियों से, और उससे इसलिए टैक्स लिया जाता है कि ताकि यहाँ पर साफ सफाई रखी जाए। लेकिन उसके बाद भी ये चीजें भद्रवा के अंदर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं काफी सारे सवाल खड़े करते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि आखिर एक तरफ नेचुरल पानी रिसोर्सेज जो हमारा भद्रवा के अंदर निकल रहा है और जिसका क्लाइमेट पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, उसे बचाना है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास, फोन लाइन पर आप जुड़े और ये जानकारी दी। विकास बरास हमारे साथ जुड़े थे। लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी उन लोगों के लिए भी है
जो लोग आसपास में रह रहे हैं और जो गंदगी फैला रहे हैं वो गंदगी ना फैलाए, और इसमें संबंधित विभाग की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है ताकि वो गंदगी रखने के लिए कोई पर्याप्त इंतजाम करें, जिससे ये गंदगी नालों में ना जाएगी, जहां पर ये साफ पानी बहता है ये बचाया जा सके। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।